नमस्कार दोस्तों। आज संसद में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारी बातें की सरकार के बारे में, बहुत सारे विषयों को उन्होंने छुआ। लेकिन यह अभिभाषण जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू किया कि यह राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं था बल्कि यह सरकार का भाषण था। ऐसे आरोप द्रौपदी मुर्मू के इस अभिभाषण पर क्यों लगे, इस बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि ये मुद्दा आपका है और आपको इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए और इस मुद्दे पर लिखना भी चाहिए, इस मुद्दे को उठाना ही चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं रेज योर वॉइस। तो वापस लौटते हैं अपने विषय के ऊपर, द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के ऊपर। द्रौपदी मुर्मू ने, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे विषयों को छुआ अपने अभिभाषण में, जिसमें गरीबी पर उन्होंने बात की, उन्होंने किसानों के ऊपर बातचीत की, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी बातचीत की। बड़ा सुखद और बड़ा फॉर्चुनेट ये रहा कि उन्होंने पेपर लीक के बारे में भी बोला और पेपर लीक के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पेपर लीक जैसी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। संविधान के बारे में भी द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अभिभाषण में बोला। उन्होंने आपातकाल को याद किया और कहा कि मौजूदा सरकार जो है, उनकी सरकार, वो सरकार संवैधानिक चेतना को पैदा करने के काम कर रही है। कुछ जो मुख्य अंश हैं, गरीबी, किसानी या संविधान या नॉर्थ ईस्ट से जुड़े द्रौपदी मुर्मू के भाषण के, उन अंशों से हमारे कुछ सवाल पनपे हैं, पैदा हुए हैं। ये सवाल इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि कल ही लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी ने यह बात सदन में कहा था कि ये जो सदन है ये लोगों की आवाज को गुंजाने का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लोगों की आवाज होनी चाहिए, लोगों के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और टेक्निकली सदन का काम भी यही है कि लोगों की आवाज उठे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण, उसके कुछ मुख्य अंश और उस पर हमारे सवाल मैं रखना शुरू करता हूं। यह पहला ग्राफिक है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में द्रौपदी मुर्मू जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार का खास फोकस है। मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर लगातार काम कर रही है। पिछले 10 सालों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा नहीं है? सवाल यह पैदा होता है कि 200 लोगों की मौत मणिपुर में हो गई अब तक हिंसा के जरिए। क्या 200 लोगों की मौत हो जाना शांतिपूर्ण स्थिति है? क्या इसे द्रौपदी मुर्मू शांति कह सकती हैं? या फिर सवाल यह भी पैदा हो सकता है कि क्या आंखें बंद कर लेने से खतरा खत्म हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं। हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये बात तो जाहिर है, मणिपुर जो पूर्वोत्तर का एक राज्य है, जल रहा है लगभग पिछले 1 साल से। 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों जिंदगियां तबाह हो चुकी है, वो पूरा राज्य तबाह हो चुका है। उसी राज्य से आने वाले एक सांसद द्रौपदी मुर्मू जी कम से कम जिस सदन में बोल रही थी, उसी सदन में शपथ लेने वाले एक सांसद ने, जो उसी प्रांत से आते हैं, मणिपुर से, जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, जिस हिस्से का जिक्र द्रौपदी मुर्मू कर रही थी, उन्होंने क्या कहा था सांसद महोदय ने शपथ लेते वक्त, हम आपको सुनाते हैं। Uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। थैंक यू। एक बार दोबारा ये शब्द सुने। मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। थैंक यू। मणिपुर में न्याय दिलाइए और देश बचाइए। थैंक यू। ये मणिपुर के सांसद एल्फ्रेड कनंगम एस आर्थर ने शपथ लेने के बाद इसी सदन में कहा था कि मणिपुर को न्याय दिलाइए और देश बचाइए। सदन के अंदर जब एक निर्वाचित सांसद ये बात अपने राज्य के बारे में कह रहा है और वो राज्य देश के जिस हिस्से में पड़ रहा है, उस हिस्से की बात जब राष्ट्रपति करती है और वो हिस्सा जल रहा है, उस हिस्से में भयंकर हिंसा हो रही है, लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही है, उस राज्य का जिक्र नहीं आता है, तो एक नागरिक के तौर पर कुछ सवाल भी उठते हैं और दुख भी होता है। ये नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो हमारी राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ, उस पर हमने बातचीत की। संविधान को लेकर भी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने काफी बातचीत की है। और संविधान को लेकर उन्होंने क्या कहा है? संविधान को लेकर कहा है कि देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घोषणा हुई थी, उसका उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यह डार्क आवर था, काला अध्याय था। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार प्रयास करती है कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो।
ये बात, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि इमरजेंसी जब इस देश पर थोपा गया, लगाया गया, वो एक काला अध्याय इस लोकतांत्रिक इतिहास का था। लेकिन मौजूदा सरकार प्रयास करती है कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो। इस पर डिबेट हो सकती है, इस पर कुछ सवाल उठ सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोग संविधान बदलने की बात क्यों करते हैं? आखिर क्यों अरुण गोविल ये बात कहते हैं, जो मेरठ से सांसद फिलहाल चुने गए, कि संविधान में कुछ संशोधन हो सकते हैं या संविधान को बदला जा सकता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता इस बात को कहते हैं कि अगर 400 पार हम लोग कर गए तो संविधान को बदल देंगे? और क्यों इस तरह की बात होने के बावजूद देश की पहली नागरिक चुप रहती हैं, खामोश रहती हैं, इस बारे में कोई बात नहीं होती? आखिर संविधान सम्मत इस देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हक में कोई आवाज उठाएगा, कोई आवाज बुलंद करेगा या नहीं करेगा? यह बड़ा सवाल है। संविधान के बारे में द्रौपदी मुर्मू ने कहा, फिर से सवाल वही कि पूरे चुनावों में, जो ये 18वीं लोकसभा बनी है, इससे पहले जो चुनाव हुए लोकसभा के, उन पूरे चुनावों में मोदी द्वारा सांप्रदायिक बयान संविधान का मान बढ़ाने वाला काम था क्या? जब मोदी एक धर्म विशेष को टारगेट करके भाषण दे रहे थे, क्या वो संविधान का मान बढ़ाने वाला तरीका था? क्या वो संविधान का मान बढ़ाने वाला अप्रोच था? और क्या उस अप्रोच पर देश के पहले नागरिक को गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। एक सवाल यह भी कि चुनावों के दौरान राम की तस्वीर, आपने जो आस्था का विषय राम थे, उनको आपने चुनावों का विषय बना दिया। उसके बाद अरुण गोविल मेरठ से जो सांसद चुने गए, अपनी गाड़ी के आगे राम की तस्वीर लगा के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे वोट दोगे तो समझो कि राम को वोट दे रहे हो। वो लोगों से कहते हैं कि भविष्य तुमसे पूछेगा कि जब राम वोट मांगने आए थे तब तुमने क्या किया। क्या यह संविधान का मान बढ़ाने वाला कदम है? मुझे तो नहीं लगता। तमाम सोशल एक्टिविस्ट से लेकर तमाम वो पत्रकार जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, समीक्षा करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनके मुंह पर टेप लगा देने की प्रक्रिया संविधान का मान बढ़ाने वाली प्रक्रिया है क्या? क्या हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन सच्चाइयों का भान नहीं है? क्या वो इन सच्चाइयों से अनअवेयर्ड हैं? ये एक बड़ा सवाल है। संविधान के बारे में बातचीत के अलावा उन्होंने गरीबी के बारे में भी बातचीत की। गरीबी के बारे में बातचीत करते हुए द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि सरकार गरीबों की सेवा में लगी हुई है। कैसी सेवा गरीबों की हो रही है, इस पर कुछ सवाल हैं, हम पूछेंगे। उन्होंने और कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। और एक और पॉइंट उन्होंने बड़ा खास बोला कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। चलिए ठीक है, सरकार गरीबों की सेवा में लगी हुई है। अब इससे दो चीजें होंगी। अगर सरकार सच में गरीबों की सेवा में लगी हुई है तो गरीबों का जो जीवन स्तर है वो उठेगा, गरीबों और अमीरों के बीच जो फासला है वो कम होगा, वो गैप कम होगा, इनइक्वालिटी घटेगी। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे देश में 10% अमीरों के पास देश की संपत्ति का 77% हिस्सा है। क्या इनइक्वालिटी बढ़ाने वाले तमाम प्रोसेसेस गरीबों की सेवा है? क्या 10% हिस्से के पास 77% संसाधन इस कारण से है क्योंकि सरकार गरीबों की सेवा में लगी हुई? बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि न्यूनतम मजदूरी पर काम कर रहे जो मजदूर हैं इस वक्त, वो जो टॉप कंपनी होगी कोई टेक्सटाइल की, उसके टॉप एग्जीक्यूटिव जो पैसा पाते होंगे, उस सैलरी तक पहुंचने के लिए न्यूनतम मजदूरी पर काम कर रहे उस मजदूर को 941 सालों का समय लगेगा। क्या यह सरकार द्वारा सेवा की उपज है? क्या सरकार इस तरह की सेवा कर रही है कि एक व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति है, हाशिए पर मौजूद व्यक्ति है, वो स्थिति में पहुंच गया जहां पर वो सपना भी नहीं देख सकता एक अमीर व्यक्ति के साथ तुलना की या उसके बराबर हो पाने की? यह असंभव सा आंकड़ा क्यों हुआ है? क्या इसलिए क्योंकि मोदी सरकार गरीबों की सेवा में लगी हुई है? सवाल यह भी उठता है कि क्या 5 किलो राशन से परिवार का पेट भर जाता है? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में इस राशन के बारे में खूब बातचीत की। उन्होंने कहा कि राशन देकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीबों की सेवा में लगी हुई है। कोरोना के समय में ये जो योजना थी राशन वितरण की, ये शुरू हुई थी, लेकिन मामला तो ऐसा हो गया कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अब आप वोट बटोरने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं। इस पर जब हमने बातचीत की थी हरियाणा में चुनावों के दौरान, सुदूर हरियाणा के गाँव में ग्रामीण महिलाओं से, तो उन्होंने जो बात कही थी, हमारी ना सुने, प्रेस की ना सुने, कम से कम आम लोगों की बात सुन ली जाए। उन्होंने जो बात कही थी वो बात सुनने लायक है। 5 किलो राशन पे मैंने उनसे सवाल पूछा था
और ये मैं आपको ये वीडियो सुनवाता हूँ। जी से झूठ बोल बोल के गरीबा को ये नहीं कर दूंगा, ये नहीं कर दूंगा। बस आदमी क्या है, गरीब नहीं सोचते। बीजेपी की सरकार ने और देख ले, कुछ नहीं करा जी। जो है ना 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीबों के लिए, आप कह रहे हो कुछ नहीं करें। 5 किलो में क्या दिन खाओगे, क्या दिन खाएंगे। लेकिन मोदी तो कहते हैं ना 5 किलो दे रहे, गरीबों का भला हो रहा है। हाँ 5 किलो बता खाएंगे का दिन है, बता क्या दिन खा सका है, गर्म आदमी होता है। इतनी बता रही कि हालत खराब है। तो ये वही हिस्सा है जिसके बारे में द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में बातचीत की थी कि 5 किलो राशन देकर ये जो सरकार है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की, वो गरीबों की सेवा में लगी हुई है। लोग कह रहे हैं कि गरीबों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, जैसे तमाम नारे लगते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ किया नहीं गया। हमने पूछा कि भाई 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो हरियाणा में सुदूर गांव में रहने वाली उस महिला ने कहा कि 5 किलो राशन, इसमें होता क्या है, ये तो बताओ कितने लोग खा लेंगे उस 5 किलो राशन से। और बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस चीज को इस तरीके से प्रसारित करना या कहना कि 5 किलो राशन देकर गरीबों की सेवा की जा रही है, यह गरीबों का मजाक उड़ाने से बढ़कर और कुछ है नहीं। एक अन्य जो विषय था जिस पर द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में टच किया उस विषय को, वो था किसानों से जुड़ा हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार में शुरुआत से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नीतियां बना रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, नीतियां बननी चाहिए। जो अन्नदाता है, जो अन्न उपजाता है और जो पूरे देश को का भरण पोषण करता है, उनके लिए खाने के लिए अनाज का उत्पादन करता है, उसकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए, उसका सम्मान भी बढ़ना चाहिए। और द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं कि उनकी सरकार यानी मोदी सरकार जो है वो इस दिशा में काम कर रही है। कुछ एक सवाल है। सवाल ये कि जब उस दिशा में काम हो रहा था तो किसान मजबूर क्यों हो गए 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहने के लिए? क्यों किसान आंदोलन करते रहे? और क्यों आंदोलन के दौरान 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी? किसानों के लिए तो बड़ी योजनाएं चल रही थी, किसानों को तो धनराशि पहुंचाया जा रहा था, किसानों के उत्थान के लिए तो बहुत सारा काम हो रहा था। तो फिर 750 किसानों ने जान क्यों गंवाई? किसान आंदोलन पर क्यों बैठे? एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि जब किसानों का इतना भला हो रहा है तो बीते 5 सालों में, ये आंकड़े कहते हैं एमसीआरबी के, 53,478 किसानों या फिर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों ने खुदकुशी क्यों की? जब आप इतना कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, तो वो कम्युनिटी संपन्न हो जानी चाहिए थी, खुशहाल हो जानी चाहिए थी। लेकिन आंकड़े तो ये कहते हैं कि पिछले 5 सालों में 53,478 किसानों और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है। क्या इस फैक्ट से हमारे देश की राष्ट्रपति अनभिज्ञ है? क्या इस फैक्ट से आप लोग अनभिज्ञ रहना चाहते हैं? और क्या यह सवाल पैदा नहीं होता कि जो सरकार नारे दावे करती है कि भाई हमने बड़ा कुछ कर दिया किसानों के लिए, वो क्यों नहीं जवाब देती कि किसानों के ऊपर वाटर कैनन क्यों छोड़े गए, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए, किसान मजबूर क्यों हो गए 1 साल तक आंदोलन करने के लिए? सवाल यह भी उठता है कि अगर शुरुआत से ही तो किसान 1 साल तक आंदोलन पर बैठे क्यों रहे, और महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हर जगह किसानों की स्थिति बुरी ही क्यों है? कर्ज का चंगुल उनके ऊपर बढ़ता क्यों जा रहा है? तो दरअसल सरकार के जो नारे थे, सरकार जो दावे करती है, जिन दावों की पोल खुल चुकी है, उन्हीं दावों को रिपीट किया है द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में। ठीक बात है, सदन शुरू हुआ है, सरकार की योजनाएं आप सामने रखेंगी, इसीलिए यह अभिभाषण होता है। लेकिन कम से कम कुछ फैक्ट्स को तो रिसीव करिएगा। बिना फैक्ट के, बिना नागरिकों के आवाज के उस संसद का मतलब क्या है? संसद का मतलब वही है जो कल राहुल गांधी कह रहे थे। संसद आम लोगों की, आम नागरिकों के आवाज और आम नागरिकों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। अगर आम नागरिकों की आवाज संसद के अंदर नहीं गूंजेगी तो संसद में होने वाले तमाम भाषणों, संसद में होने वाले तमाम बहसों का कोई मोल होगा नहीं। ये देश, ये लोकतंत्र लोगों से है, लोगों के मुद्दों से है। इसे किसी को नहीं भूलना चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम लोग ही क्यों ना हो, लोगों के मुद्दों को भूले ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा? राष्ट्रपति का अभिभाषण आपको कैसा लगा था? और इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। कोई सुझाव हो, सलाह हो, परामर्श हो तो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।